Bismillahirrahmanirrahim. I hope and pray that you all are safe and fine. We are studying banking law and practice, and we have studied in the previous lecture we had studied about the checks, the types of check and basic details about it. Today we'll move forward. I'll just explain a bit difference between the check and bill of exchange. I've explained to you both the concepts, and just for a quick review, let me remind you that a check can only be drawn on the bank, so drawee will always be the bank, whereas bill of exchange में ऐसा नहीं था. बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी पार्टी पे ड्रॉ किया जा सकता था. फिर ग्रेस डेज का मतलब है कि जब वो पे किया जाना है, जो हम दिन काउंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द बिल और द अमाउंट विल बी पेड आफ्टर 90 days विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 7 days. तो इसका मतलब है 90 days के बाद पे होना है और 7 दिन उसमें ऐड करने हैं जो ग्रेस डे दिए जा रहे हैं. तो एक स्पेशल एक्स्ट्रा फीचर दिया जा रहा है या किसी को फैसिलिटेट किया जा रहा है. ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज की सूरत में हो सकता है, लेकिन चेक की सूरत में नहीं हो सकता. एक दफ़ा चेक बैंक में प्रेजेंट हो गया, दैट मीन्स द बैंकर विल इमीडिएटली नीड टू पे दैट अमाउंट. फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसके ऊपर आपको पता है एक्सेप्टेड लिखना ज़रूरी है. चेक के ऊपर एक्सेप्टेड लिखना ज़रूरी नहीं है. सिमिलरली क्रॉसिंग की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर क्रॉस, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्रॉस्ड चेक. सो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं किया सकता, चेक को क्रॉस किया जा सकता है. एक्सेप्टेंस का मैं आपको बता चुका हूँ, चेक के लिए किसी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है. सो दीज वर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ चेक एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज. नाउ वील मूव फॉरवर्ड. जब हम बात करते हैं किसी भी चेक की पेमेंट की, तो कुछ तो रेक्विजिट्स थे जो हमने पहले डिस्कस किए थे, दैट इट शुड बी इन राइटिंग, उस पर ड्रॉअर के साइन होने चाहिए, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें लिखी गई थी. अब अगर वो चेक बैंक में प्रेजेंट होने के लिए आ रहा है, देर आर सर्टन थिंग कंडीशंस विच आर मैंडेटरी, otherwise the banker will not make any payment. So the first thing is payment in due course. Payment in due course means that all the formalities of the check have been fulfilled, number one. नंबर 2 कि बैंकर जो वहाँ पे बिहेव कर रहा है या जो बैंकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वाइल एनकैशिंग और वाइल गिविंग द प्रोसीड्स ऑफ द चेक, इट शुड बी इन गुड फेथ. जब हम कहते हैं कि एक चेक बैंक में प्रेजेंट होने के लिए आया है, तो वो ड्रॉअर खुद भी लेके आ सकता है और वो पेई भी लेके आ सकता है. मतलब अगर ड्रॉअर और पेई सेम है तो फिर तो वो खुद आ सकता है, और लेकिन अगर ड्रॉअर और पेई डिफरेंट है तो फिर पेई आएगा. लेकिन चेक के ऊपर साइन ड्रॉअर के मौजूद होते हैं, जिसने बनाया हुआ है चेक या जिसने उसको साइन किया है, जो पेमेंट जिसके अकाउंट से निकलेगी वो डिफरेंट है, और जो बंदा पैसे लेने आया है वो डिफरेंट है. सो द बैंकर हैज़ ओनली ऑप्शन टू वेरीफाई इट्स सिग्नेचर्स. अब जो बैंकर है उसको ड्यू कोर्स में क्या काम करना है कि वो पहले देखेगा जो चेक है दैट इज़ एन ओपन चेक, अगर कैश है और अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसको क्रॉस्ड है तो ट्रांसफ़र होगा, उसके ऊपर डेट ठीक लिखी गई है या उसके ऊपर साइन जो हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं. सो बैंकर एक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अच्छी नीयत से वो काम कर रहा है. सो बैंकर ने वेरीफाई किया, साइन मैच लगते हैं, उसको बिल्कुल 100% मैच नहीं हो रहे, लेकिन बैंकर जो है वो फ्लो ऑफ सिग्नेचर चेक करता है. सो बैंकर ने अपनी अच्छी नीयत या गुड फेथ में उस चेक को क्लियर कर दिया. सो इसको हम कह रहे हैं ये एक ड्यू कोर्स में है. सो बैंक एज्यूम कर रहा है कि जो चेक लेके आया है, जो चेक की पेमेंट लेने आया है, वही एंटाइटल्ड है पेमेंट लेने के लिए. अब कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन बैंकर ये एज्यूम कर रहा है गुड फेथ में कि जो चेक मेरे पास लेके आया है वही मजाज है कि ये पेमेंट जो है वो ले ले. ये चेक उसने चोरी नहीं किया या ये चेक उसको गुमा हुआ नहीं मिला. सो जो टाइटल ऑफ चेक है वो डिफेक्टेड नहीं है, बल्कि ठीक है. सो बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करके गुड फेथ में काम करता है. सो अगर वो गुड फेथ में उसको सब ठीक लगता है तो फिर वो पेमेंट कर देगा, एंड दैट इज़ पेमेंट इन ड्यू कोर्स. देन द सेकेंड वन इज़ चेक शुड बी इन द प्रॉपर फॉर्म. म्यूटिलेटेड है, फटा हुआ है, कहीं से क्रॉसिंग है, कहीं से गलत ऑथेंटिकेशन है, सो ऐसी सूरत में पेमेंट नहीं होगी चेक की. इट शुड नॉट बी क्रॉस्ड. अगर वो काउंटर से कैश होना है तो वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, और अगर वो
किसी अकाउंट में क्रेडिट होना है तो फिर वो क्रॉस हो सकता है, बट अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर इनकैशमेंट चाहिए, अगर काउंटर पे कैश चाहिए, देन इट शुड नॉट बी क्रॉस्ड। शुड बी ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर ब्रांच। सो ऑब्वियसली जिस ब्रांच का अकाउंट होगा या जिस ब्रांच का कस्टमर होगा, उसने जो चेक दिया होगा वो उसी अपनी ब्रांच का ही दिया होगा, या उसी चेक बुक पे साइन किए गए होंगे, उसी चेक के ऊपर साइन किए गए होंगे जो ब्रांच ने चेक बुक इशू की थी। सो इट शुड बी ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द बैंक। इट शुड बी पेबल टू द बेयरर और ऑर्डर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बेयरर चेक क्या होता है और ऑर्डर चेक क्या होता है। सो वो अगर ऑर्डर है तो उस पर नाम लिखा होना चाहिए कि किसको पे करना है, और अगर वो बेयरर है तो वो बेयरर कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी म्यूटिलेटेड। सो चेक जो है वो सही सलामत हालत में होना चाहिए, वो कटा पटा नहीं होना चाहिए, जिससे उसके ड्यू कोर्स में या उसकी ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस कंफर्म करने में कोई डाउट या प्रॉब्लम हो। नो अनऑथराइज्ड मटेरियल इन अल्ट्रेशंस। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कटिंग हुई, फॉर एग्जांपल डेट को चेंज किया गया या अमाउंट को चेंज किया गया, या अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर्स चेंज थी तो उसको ठीक करने की कोशिश की गई। सो जहाँ पे कटिंग हो जाएगी उसको या तो नया चेक बनेगा या फिर उन कटिंग को ऑथराइज किया जाएगा। सो ऑथराइज का मतलब ड्रॉर दोबारा उस कटिंग पे साइन करेगा, ये ऑथराइजेशन देने के लिए कि ये कटिंग मुझसे ही हुई थी और मैंने ही इसको सही भी किया है। सो जब ड्रॉर दोबारा साइन कर देगा तो इसका मतलब होगा कि ये कटिंग ड्रॉर ने ही की थी और वो जानता है कि ये कटिंग हुई थी यहाँ पे। सो नो अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशंस। Then sufficient funds should be there. Obviously when a customer comes to the bank के ये चेक के थ्रू पैसे निकाल दें तो उस अकाउंट में उतने पैसे भी होने चाहिए। Then it should not be post dated or stale. अगर किसी चेक पे फ्यूचर डेट लिखी हुई है तो वो आज ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आज 10 जुलाई है और 27 जुलाई का कोई चेक आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो चेक है वो 27 को ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकेगा। सो इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक। और स्टेल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि उस चेक को 6 माह से ज़्यादा अरसा भी नहीं होना चाहिए। अगर वो 6 माह से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, दैट मीन्स दैट चेक इज़ एक्सपायर्ड और स्टेल। सो उसकी पेमेंट भी नहीं की जा सकती। देन इट शुड बी प्रेजेंटेड विद इन बैंकिंग आवर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द टाइम इज़ फ्रॉम 9 to 5, तो 6 बजे या 7 बजे उसकी पेमेंट नहीं की जा सकती। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन द बैंकिंग आवर्स। वो बैंकिंग आवर्स जो है नॉर्मली सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है। सो वो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड बैंकिंग आवर्स में होना चाहिए, तभी उस चेक की पेमेंट होगी। एंड देन नो लीगल बार प्रोहिबिटिंग पेमेंट। सिंपली मीन्स के कोई ऐसा कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी अकाउंट ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट ना आई हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो लीगली या लॉफुली उस चेक को प्रेजेंट या पेमेंट होने से रोकती है। फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉर ने चेक देने के बाद उसकी स्टॉप पेमेंट करवा दी, तो ऐसी सूरत में अगर किसी ड्रॉर ने स्टॉप पेमेंट चेक साइन करने के बाद, इशू करने के बाद स्टॉप पेमेंट करवा दी, तो वो चेक का बैंक कैश नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर स्टॉप पेमेंट मार्क कर दी गई है। सो लीगली वो चेक कैश नहीं होना चाहिए, इट इज़ प्रोहिबिटेड। सिमिलरली बैंक करप्सी हो गई है, अब बैंक करप्ट होने के बाद कोर्ट की तरफ से बैंक को नोटिस आ गया है कि इस कस्टमर के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए। सो ऐसी सूरत में भी नहीं हो सकता। इसी तरह अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे पाकिस्तान में बात करें तो FBI ने कोई नोटिस भेज दिया बैंक को कि इसके अकाउंट जो है उस डिटेल्स हमें भेजें और इस अकाउंट को सील कर दें, इसमें कोई फर्दर डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। सो ऐसी सूरत में भी लीगली एक बार आ जाती है, एक रुकावट आ जाती है कि पेमेंट नहीं हो सकती। सो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें लीगली बैंक को रोक दिया जाता है पेमेंट करने से, ऐसी सूरत में भी पेमेंट नहीं हो सकती। सो ये तमाम चीज़ें वो थी जो एक चेक के अगेंस्ट पेमेंट करने के लिए मैंडेटरी हैं या ज़रूरी हैं। देन वी हैव क्रॉसिंग्स। क्रॉस्ड चेक के बारे में आपको मैंने बताया कि जब किसी चेक के लेफ्ट कॉर्नर पे 2 ट्रांसवर्स लाइंस लगा दी जाती हैं तो हम इसको क्रॉसिंग कहते हैं। सो क्रॉसिंग ऑफ द चेक मीन्स टू ड्रॉ 2 पैरेलल स्लांटिंग लाइंस एट द टॉप ऑफ
टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक। सो जब ये लेफ्ट पे लाइंस लग जाती हैं, इसका मतलब है अब ये चेक कैश नहीं हो सकता काउंटर पे, बल्कि अब ये लाजमी है कि किसी ना किसी इंडिविजुअल या जो जिसके भी नाम पे है, किसी ना किसी के अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये इसके थ्रू कैश नहीं निकल सकता। ठीक है, दिस इज द पर्पज ऑफ क्रॉसिंग। Further objectives are if by default check is misplaced, then it can't be encashed at counter. For example, मैंने एक क्रॉस्ड चेक लिखा हुआ है और खुदा न खास्ता वो गिर जाता है चेक और किसी को मिल जाता है, तो वो उसे काउंटर से एक अननोन कोई भी बंदा उसको उठा तो सकता है, लेकिन वो जब काउंटर पे जाएगा कैश करवाने तो उससे कैश नहीं निकल सकता। ठीक है, सो दिस इज़ वन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रॉस चेक कि इस कोई भी अननोन बंदा इसको बैंक में जाके इन कैश नहीं करवा सकता या कैश पेमेंट नहीं ले सकता। देन इट ensures safety and security to the payee। अब ऑब्वियसली जिसका नाम अगर फॉर एग्जांपल वो एक ऑर्डर्ड क्रॉस चेक था, ऑर्डर चेक था, मिस्टर एबीसी लिखा हुआ था कि बैंक को कहा गया था मिस्टर एबीसी को पे करे, और बेरर कटा हुआ था और क्रॉस्ड हुआ था, इसका मतलब है अब सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एबीसी उसको रिसीव कर सकता है। अब मिस्टर एबीसी से वो चेक गिर भी जाता है तो वो सेफ़ है इस मामले में कि वो चेक किसी और के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता, वो सिर्फ मिस्टर एबीसी के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, क्योंकि वो बेरर भी कटा हुआ है और उसका नाम भी लिखा हुआ है पे के तौर पे और क्रॉस्ड भी है। क्रॉस चेक आर डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट। ना तो कैशियर उसमें कोई फ्रॉड ज़्यादा कर सकता है क्योंकि वो कैश तो होना ही नहीं, वो तो जाना है किसी के अकाउंट में। सो अगर किसी बैंक का कैशियर भी इन्वॉल्व है किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट। उसको कैश करेगा तो वो खुद फंस जाएगा। सो फ्रॉड के जो चांसेस हैं क्रॉस चेक में वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। एंड इन केस ऑफ क्रॉस चेक पे कैन बी ट्रेस्ड। लेट्स से कि अगर कोई चेक गिर गया था और किसी इंडिविजुअल ने उसके ऊपर नाम नहीं, यानी कि वो क्रॉस चेक तो था, ऑर्डर चेक नहीं था, उसके ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ था, और वो चेक कोई इंडिविजुअल जाके अपने अकाउंट में जमा करवा लेता है, कैश तो वो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ क्रॉस चेक, लेकिन अगर कोई अपने अकाउंट में जमा करा लेता है तो उसको ईजिली ट्रेस किया जा सकता है, चेक नंबर मौजूद है। सो वो चेक नंबर के थ्रू बैंक ईजिली ट्रेस कर सकता है कि ये चेक किसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। सो वो फिर ट्रेस करके उस पेमेंट को, अगर वो गलती से या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से किसी ने अपने अकाउंट में जमा करवा लिया है तो उसको ट्रेस करके उससे पैसे रिकवर करवाए जा सकते हैं। देयर आर बेसिकली टू क्रॉसिंग्स। क्रॉसिंग की हम बात कर रहे हैं, क्रॉस चेक की बात कर रहे हैं, तो जनरली दो क्रॉसिंग्स की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग एंड देन द सेकेंड वन इज़ स्पेशल क्रॉसिंग। तो पहले हम बात करते हैं जनरल क्रॉसिंग की। जनरल क्रॉसिंग में टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस एट द लेफ्ट टॉप कॉर्नर लगा दी जाती हैं जिनको खाली भी छोड़ा जा सकता है और उसमें कोई वर्ड एंड को एंड नॉट नेगोशिएबल भी लिखा जा सकता है। दैट मीन्स कि उसको सिर्फ चेक को इतना किया गया है कि वो कैश नहीं हो सकता। दो ट्रांसवर्स लाइन लगा दी, दिस इज़ कॉल्ड द जनरल क्रॉसिंग, जिसका मतलब है कि अब ये चेक कैश नहीं हो सकता। उसके लेफ्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर पे अगर आप एंड कंपनी लिख देते हैं, जैसे एंड को लिखा हुआ, एंड को मीन्स एंड कंपनी, सो वो किसी कंपनी के अकाउंट में जमा होगा। नॉट निगोशिएबल का मतलब है कि ये फर्दर एंडोर्स नहीं हो सकता या फर्दर जो पेई का नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसी के अकाउंट में जाएगा, उसके अलावा कोई भी इस चेक की प्रोसीड्स नहीं ले सकता। सो इसको हम कहते हैं जनरल क्रॉसिंग, यानी कि सिर्फ पेई को इतना फोर्स किया गया है या बैंक को इतना फोर्स किया गया है कि किसी ना किसी के अकाउंट में जमा करना है, ये कैश नहीं हो सकता। ठीक है, सो व्हेन चेक हैज़ बीन क्रॉस्ड जनरली द ड्रॉई बैंक विल मेक पेमेंट ओनली टू द बैंकर, यानी कि वो एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में ही जाएगा, किसी अकाउंट में ही जाएगा, कैश नहीं हो सकता। Then we have the special crossing. Under this crossing the name of a particular bank is mentioned on the check. So एक तो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे दो लाइनें लगी हैं और उस लाइनों के उन लाइनों के अंदर बैंक का नाम भी लिखा हुआ है। Now what does this say? In case of special crossing, the paying bank shall make payment only to the bank whose name is written on the check. जनरल क्रॉसिंग में तो ये था ना, फॉर एग्जांपल उसमें लिख दिया गया था मिस वेयर काट दिया गया था, मिस्टर एबीसी पे ही लिख दिया गया था और क्रॉसिंग कर दी गई थी। अब मिस्टर एबीसी जिस मर्जी बैंक में जाए और उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले, चाहे बैंक अल्फला में कर ले, चाहे यूपीआई, जहाँ जहाँ उस मिस्टर एबीसी का अकाउंट है उस बैंक से वो अपने अकाउंट में जमा करवा सकता है। तो ये था जनरल क्रॉसिंग।
लेकिन अगर उसमें बैंक भी लिख दिया गया है, वो 2 लाइनें लगा के अंदर लिख दिया गया बैंक अल्फला, सो दैट मीन्स अब बैंक अल्फला के अलावा कोई भी और बैंक जो है वो प्रोसीड्स नहीं ले सकता। यानी कि अब मिस्टर एबीसी को सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक अल्फला के अकाउंट में वो चेक जमा करवाना पड़ेगा, तो ही उसके ऊपर एक्शन होगा, अदरवाइज वो चेक की प्रोसीड्स जो हैं वो नहीं आएंगी। सो ऐसी क्रॉसिंग को हम कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। So this was all about the topic of check. We have discussed the matters of check in detail. I hope कि आपको समझ आ गए होंगे. In the next lecture we'll be discussing about letter of credit and then the prudential regulations. Till then, stay safe. Jazakallah.